राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। आज भारत देश के महान सपूत, भारत के गौरव और अब समस्त विभूतियों में एक अमिट पहचान बनाने वाला नाम, जिसे कभी संसार में भुलाया नहीं जा भुला सकता। आज भी वो जिंदा है यही कहा जा सकता है, क्योंकि उनकी मृत्यु की कोई तिथि नहीं है, वो उनकी पुण्यतिथि नहीं है, इसलिए जयंती मनाई जा रही है। वो अगर कोई संसार में व्यक्ति है तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। कहना नहीं चाहिए, आज उनकी 125वीं वर्षगांठ है, 125वीं वर्षगांठ है। और विश्वास मानिए कि जितने भी नेता अब तक हुए हैं, चाहे वो मुग़ल पीरियड में रहे हों, चाहे वो मौर्य शासन काल में रहे हों, चाहे ब्रिटिश पीरियड में रहे हों, चाहे आज के काल में तमाम सारे नेताओं का, पार्टियों का देखने मिलता है। नेता शब्द कहते ही कई बार और लोग नेता लोग कहते हैं तो नेताजी आए, नेताजी आए, तो उनके तमाम सारे छुट भैया उनके स्वागत के लिए हज़ारों माला लेकर खड़े होते हैं, माले के अंदर माले में घुस जाते हैं। ऐसा हमने देखा है कि भाई एक बड़ी भारी माला ली गई, उसके अंदर 4-5 लोगों ने साथ साथ फ़ोटो खिंचा लिया, लगा कि भाई नेताजी के साथ बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर लिया। लेकिन विश्वास मानिए उन नेताओं का नाम लेने के बाद मन में वो तसल्ली नहीं मिलती जो नेता शब्द कहने से मिलती है। और जिस वक्त कहा जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कहते ही एक बार अनायास न चाहते हुए सिर झुक जाता है, सिर झुक जाता है और वंदना के स्वर निकल पड़ते हैं कि वास्तव में अगर कोई संसार में नेता हुआ है, नेताजी जिसके नाम से हुआ है, जिसने नेतृत्व करने की कठोर कठोर क्षमता, ईश्वर प्रदत्त गुण प्राप्त किया है, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे और संसार में कोई नहीं था। दूसरा संसार में कोई नेता पैदा ही नहीं हुआ, और हुए होंगे भाई ठीक है, हम नहीं जानते, हम उनके उनके साहित्य को नहीं जानते, लेकिन हम इतना जाना जानते हैं कि हमारे भारत की पृष्ठभूमि में यदि कोई नेता हुए हैं तो नेताजी हुए हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम जाने जाते हैं। उनके पिताजी का नाम क्या था? उनके पिताजी का नाम जानकी दास बोस था, माता जी का नाम प्रभावती दास बोस था। और वो लोग बहुत ही कई कई भाई बहन थे, बहुत पूरा परिवार बहुत लंबा चौड़ा था। शिक्षा दीक्षा की भी उनके साथ कभी समस्या थी, कभी समस्या नहीं थी, और उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। अपने शैक्षिक काल में कई बार अंग्रेज अध्यापकों के साथ उनका सामना करना पड़ा, कॉलेज से रिस्ट्रिकेट भी हुए, बहिष्कार भी किया गया। आखिर में उन्होंने पढ़ लिख करके, यहाँ तक कि वह उनके पिताजी की डिमांड थी कि हमारा बेटा एक बार आईएएस बने, तो वो उन्होंने आईएएस की परीक्षा भी पास की और पूरे विश्व में चौथा स्थान प्राप्त किया। उस समय उस समय गुलाम भारत के अंदर सबसे पहला व्यक्ति जो था आईएएस बनने वाला, वो एकमात्र नाम था जिसको हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोई छोटा मोटा आदमी नाम नहीं, जिन्हें कह करके हम समझ लें कि भाई वो नेताजी थे। नेताजी नहीं, सच्चाई नेता नहीं थे। नेताजी तो एक बार हो तो दुनिया में जगत में पैदा हो सकता। बहुत सी उनकी अफवाहें हुई हैं कि भाई वो जीवित रहे। कहीं यहाँ तक कहा जाता है कि सन 64 में जब पंडित नेहरू की डेथ हुई थी तो उनके सिरहाने वो बैठे हुए थे। सन 64 की बात मैंने अखबार में सुना था, मैं छोटा था, फिर भी मैंने सुना ये हुआ। उसके बाद फिर वो बहुत दिन तक रहे। बहुत सारी उनकी फाइलें चढ़ी। बताते हैं कि विमान दुर्घटना में उनका स्वर्गवास हो गया, और वो अपना किसी मुस्लिम महिला का बुर्का पहन करके वो अपने देश से बाहरी देश चले गए थे। वहाँ जा करके उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, और उनकी एक सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि मैं अपने भारत देश में अंग्रेज़ों से मुक्त करने के लिए जितने बड़ा कर्तव्य कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। भारत का सपूत हूँ तो सपूत बन कर दिखाऊँगा। ये उनकी एक बहुत बड़ा संकल्प था। विश्वास मानिए कि वो दुर्घटना हुआ, विमान दुर्घटना हुई कि नहीं हुई, उसकी जांच के लिए पूरे पूरे इतने साल लग गए। देश को आज़ाद होने के बाद उनकी मृत्यु का समाचार सुनने के बाद ये हुआ, पूरे 50-60 साल वर्ष बीत गए और कभी फाइलें पलटी नहीं गई, कभी सुप्रीम कोर्ट में, कभी हाई कोर्ट में, कभी कहीं। तमाम सारे लोगों ने रिट दायर की, सब ने यही पाया कि नेता सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कोई अनिर्णित निर्णय है। एक तो मुझे याद है कि कुछ आज से 20 साल पहले, 2 दशक पहले ऐसा कुछ हुआ था कि एक बंगाली बाबा थे,
बताते हैं वो अयोध्या में एक कुटी बनाकर रहते थे और उनके उनके एक साथी थे। उन्होंने दावा किया कि मेरे वो साथी हैं वो वही जीवित हैं और मैं उनसे मिलने चाहता हूँ। तो उनके यहाँ तमाम सारे अंग्रेज़ी के अखबार आते थे और अंग्रेज़ी के अखबारों में जो कुछ भी भारत के ये खिलाफ कोई कमेंट्स होता था, कुछ होता था, तो उसको अंडरलाइन करते रहते थे। तो उनके उनके पास एक संदूक बक्सा था, बक्से में बहुत सारे साहित्य थे। उनके उपयोग किए जाने वाले चश्मा और जो साहित्य थे वो सब भी उसमें बरामद हुए थे। उस सबको उन्होंने हाई कोर्ट में पेश किया, लेकिन फिर भी हाई कोर्ट की तरफ से जजमेंट नहीं आया कि वास्तव में वो जीवित है कि उनकी मृत्यु हो गई। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जिस समय मैं बचपन में पढ़ता था, तो मुझे 7वें दर्जे की बात याद है कि उस वक्त हमारे कॉलेज में एक पुस्तक चलती थी जिसका नाम था संगीत सरिता। आवाज़ आपको आ रही है? संगीत सरिता नाम की एक पुस्तक चलती थी। उस संगीत सरिता में एक गीत था जिसमें वो गीत का नाम मैं आज आपको बता दे रहा हूँ कि कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, ये ज़िंदगी है कौम की तू कौम पर लुटाए जा, ये ज़िंदगी है कौम की तू कौम पर लुटाए जा, तू शेरे हिंद आगे बढ़ तू मरने से कभी न डर, तू शेरे हिंद तुम हिंद के शेर हो, तू शेरे हिंद आगे बढ़ तू मरने से कभी न डर, फलक तलक उठा के सर तू जोत वतन बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, ये ज़िंदगी है कौम की तू कौम पर लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, ये ज़िंदगी है कौम की तू कौम पर लुटाए जा। कितनी बड़ी प्रेरणा थी, कितनी बड़ी प्रेरणा उन्होंने दी थी कि अब तुम अगर वास्तव में देश के नागरिक हो, देश के सिपाही हो, देश के सपूत हो, तो तुमको कदम प्रतिकदम बढ़ाना है। अपने देश की रक्षा के लिए गुलामियत से दूर करने के लिए तुमको कदम प्रतिकदम बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि तुम तो शेरे हिंद हो, इस हिंद के तुम शेर हो, और शेर होने के नाते शेर किसी से ज़रा डरता नहीं है। शेर जो है जंगल का राजा होता है, तो हम लोग पूरे भारतवर्ष के राजा हैं। तो शेरे हिंद आगे बढ़, मरने से कभी न डर, मरना तो एक दिन है ही है, चाहे उसके हाथ मरे, चाहे अपने हाथ मरे, चाहे अपनी मौत मरे, जैसे मरे, लेकिन हमें उन्हें मरने से पहले हमें उन आताताइयों को, उन दुष्टों को जिन्होंने हमारी भारत भूमि पर कब्जा कर रखा है, उन्हें धरती से नेस्ताभूत कर देना है। इसके लिए तू आगे बढ़, कदम कदम बढ़ाया जा खुशी के गीत गाए जा, ये ज़िंदगी है कौम की तू कौम पर लुटाया जा, ये ज़िंदगी है कौम की तू कौम पर लुटाया जा। ये आगे जो उन्होंने लिखा, तो शेरे हिंद आगे बढ़ तू मरने से कभी न डर, फलक तलक उठा के सर तू जोत वतन बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए। मतलब सिर उठा के चलो, सीना तान के चलो, सीना पर गोली खाने के चलो। इसके लिए उन्होंने फिर यही बात आवाज़ की थी जिस वक्त उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। जापान में जाकर के उन्होंने स्थापना की और वहाँ जापान के कई देश उनके साथ मिल गए थे। उन सभी देशों ने उनकी सहायता करने कह दिया था। उन्होंने कहा कि हम उस फौज के द्वारा अपने भारत के जिस प्रांत को कब्जा करेंगे, वहाँ पर हमारी हिंदी फौज सरकार हमारी हिंद फौज की सरकार बनेगी, और उसमें जिस वक्त पूरा देश आज़ाद हो जाएगा तब हम लोग आपस में बैठ कर निर्णय लेंगे कि सरकार किसकी रहेगी किसकी नहीं रहेगी। इस तरह करके उन्होंने कहा। वास्तव में वो बड़े गर्म दल का हिसाब किताब था, और उन्हीं के समकालीन कहना चाहिए, उनसे बहुत बड़े उम्र में थे महात्मा गांधी जी, जिनको महात्मा गांधी जी को सत्याग्रह आंदोलन चलाते थे। वो चाहते थे भाई कि रक्तपात से संसार को नहीं जीता जा सकता, शांति के साथ सत्याग्रह आंदोलन कर जीता जा सकता था। ये बात पंडित नेहरू उनके समर्थक थे और गांधी के समर्थक थे। कांग्रेसों की जितनी पार्टी थी वो सब समर्थक थी, लेकिन हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसके ठीक विपरीत भावना रखते थे। उनका कहना था कि जहाँ पर भाई तुम खून दो तुम्हें आज़ादी, तुम एक चपत मारो तो हम तुम्हें 2 चपत मारेंगे, हम तुम्हें अपनी मतलब किसी प्रकार की कोई अनियमितता, किसी प्रकार का कोई भी उद्दंडता हमें बर्दाश्त नहीं है। हमारी देश, हमारी भूमि, हमारी जन्म है, हम जिस धरती पर आए हैं हम उसे स्वीकार करेंगे, हम उसके ऊपर किसी का अतिक्रमण होने नहीं देंगे, ये इन्होंने कहा। तो प्रभात फेरी निकलती थी। हमने आज पढ़ा है उनके इस साहित्य में भी देखा, और तमाम सारे अखबारों ने लिखा है कि वो ये चाहते थे कि साम्राज्य की स्थापना हो। हमारे यहाँ मैं जिस ऑफिस में काम करता था वहाँ पर एक प्रतियोगिता हुई थी। उस प्रतियोगिता में था कि वर्तमान परिवेश में गांधी सुभाष की प्रासंगिकता पर एक लेख आमंत्रित किया गया।
हमारे पूरे ऑफिस के समस्त सभी वर्ग के लोगों ने उसमें अपने अपना भाग लिया था। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, क्षमा चाहता हूँ कि मैं अपने कैडर में प्रथम आया था और मुझे बाहर के लोगों ने कॉपी जाती थी, उसमें हमने 7 पेज का वो लेख लिखा था कि वर्तमान में इस वक्त सुभाष की ज़रूरत है। गांधी की विचारधारा से तो हम लोग सब सहमत हैं कि नहीं भाई, खून खराबा ऐसा ठीक नहीं, खून खराबी तो बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन कम से कम जब नहीं काम चल रहा तो उसके लिए फिर जान देने में भी कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। जैसे आपके भगत सिंह चले गए, आपके और तमाम सारे नेताओं ने फांसी पर लटक गए हैं। देश की सत्याग्रही आंदोलन के साथ साथ जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं तो फौज बनाऊंगा और वो फौज भारत की हिंद फौज होगी। तुम इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। बहुत सारे लोग सिर्फ इसी बात को क्वेश्चन देते हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वो खून देना क्या चीज़ है? आज़ादी क्या चीज़ है? आज़ादी उनके हाथ में कहाँ, उनके जेब में कहाँ? ऐसा तो है नहीं। लेकिन नहीं, वो चाहते थे कि खून देने का तात्पर्य है कि तुम हमेशा मरने के लिए तैयार रहो। तुम्हारा खून कभी भी हो सकता है, खून हो सकता है अर्थात तुम्हारा कभी भी मर्डर हो सकता है, कभी भी सिर धड़ अलग हो सकता है, कभी भी कोई ऐसी स्थिति आ सकती है जिसके बीच में तुमको लड़ना पड़े और लड़ने में जान जा सकती है। तो उस जान को हथेली पर रख करके तुम्हें चलना है, यही खून देना है। जान हथेली पर रख करके चलना है, यही खून देना है। और उसके बदले हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं, तुम्हें मतलब तुम्हारी पीढ़ी को, इस पूरे भारतवर्ष को हम ये इस बात का वचन देते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि हम इसके बदले तुम्हें हम स्वतंत्र भारत देकर ही रहेंगे। ये मेरा संकल्प है। उस संकल्प को लेकर के उन्होंने जिया। उसके लिए बहुत षड्यंत्र किए, बहुत अपने आप को बचाने की कोशिश की, अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश की। विदेशों में भी गए, सभी कुछ किया, सब प्रकार से उन्होंने अपने विजय की पताका को फहराने में कोई कसर नहीं रखी। उनके बताए हुए मार्गों पर चलने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। बताते हैं यहाँ पर सब 20 नवंबर 1938 को हम तब लोग पैदा नहीं हुए थे, यहाँ आए थे लखनऊ के बंगाली क्लब में, उनका भाषण हुआ था। और एक भाषण आपके झंडे वाले पार्क अमीनाबाद में 47 में हुआ था। और वो सब प्रकार से ये चाहते थे कि भाई देखो, सब लोग एक हो जाओ। बंगाली है, अच्छा, बंगाली कम्युनिटी में खड़ी बड़ी खास बात होती है। अच्छा, वो कटक उड़ीसा जिसे कहते हैं, वहाँ पर पैदा हुए थे, बाद में बंगाल हो गया। तो बताते हैं कि भाई ख़ास तौर से उनके दिमाग में सिर्फ यही बात रहती थी कि बंगाली लोग जो हैं वो अपनी कम्युनिटी को तो समृद्धशील बनाने में ही सक्षम होते हैं, साथ साथ अगर उनके संपर्क में कोई दूसरा आ जाता है तो उसके साथ वो कभी गैर ईमानदारी नहीं बरते। अन्य कम्युनिटी के बारे में नहीं जानता भाई, मैं क्षमा चाहता हूँ, अन्य कम्युनिटी के बारे में लोगों के साथ संपर्क करिए, हाथ मिलाइए, सब कुछ करिए, लेकिन लोग धोखा दे सकते हैं। लेकिन इस बंगाली कम्युनिटी में मैं चूँकि बहुत साल उनके साथ रहा हूँ, बंगालियों के बंगाली स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, तो बंगालियों का कल्चर जो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा। तो मैं जानता हूँ कि वास्तव में बंगाली होने के नाते वो नेता सुभाष चंद्र बोस ने सबका सिर ऊंचा किया, पूरे भारत का भार इस धरती पर उज्जवल कर दिया, जिसे आज कोई नेता नहीं कर सकता। नेता तो हज़ारों हैं, हज़ारों क्या लाखों हैं। जितनी संस्थाएं बनी हैं उन संस्थाओं में केवल नेता घुसे हैं। आजकल तो नेताओं की एक बहार आ गई है कि छोटे से लेकर बड़े तक सब नेता है, लेकिन किसी के नाम नेता लेने के बाद सिर नहीं झुकता। स्वतः मैं चैलेंज से कह सकता हूँ, स्वतः किसी के सामने सिर नहीं झुकता। बस ये हाँ हाँ, आइए नेताजी, आइए नेताजी, आइए तस्वीर लाइए, तस्वीर लाइए, लाओ माला, माला पहना दिया, सब कुछ कर दिया, सब कुछ हो गया। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते ही कुछ ना कहिए, जैसा मैंने पहले कहा कि मन से, आत्मा से परमात्मा, ये जैसे होता नहीं, सिर झुक जाता है कि भाई ये आदमी ऐसा है कि जैसे दिव्य पुरुष है, इसके सामने सिर झुकाने में समझिए हम लोगों का बड़प्पन है। और हमने उनका उस बड़प्पन को स्वीकार किया। आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कही बात पूरे विश्व में गूंजती रहती है। आज हमारे सामने एक समस्या आई है, पूरे विश्व में देखिए, सत्ता परिवर्तन के लिए घर के अंदर ही तमाम सारे अंग्रेज बने हुए। पूरे देश में एक से एक नेता है, सब लोगों को सत्ता चाहिए, सब लोग भारत चलाना चाहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भारत चलाना नहीं चाहता। सब लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह से कोई हट जाए। अच्छा, और मज़े की बात ये है कि देखिए कि मैं राजनीति की बात नहीं करता, मैं राजनीतिक आदमी, क्योंकि इससे पहले मैं एक बार बहुत पहले अपने एक वक्तव्य में कह दिया था कि मुझे राजनीति से कोई ज़्यादा लगाव नहीं, ना मुझे कोई एलर्जी है, ना मैंने राजनीति के बारे में कुछ ज़्यादा सुना समझा। बस मैं इतना जानता हूँ कि राजनीति के अंदर बहुत बड़ी गंध होती, छल छंद की गंध आती, छल कपट की गंध आती, द्वेष भावना की गंध आती, और साथ साथ ये एक दूसरे को मिट्टी में मिला देने की गंध आती है, जड़ काट देने की उसके अंदर क्षमता होती। राजनीति उसे कहते हैं जो जनता जनार्दन के बीच में
ऐसी नीति को जिसको राज रखकर जनता पर लागू किया जाए, उसका नाम राजनीति। ये बात जयशंकर प्रसाद जी ने अपने अजात शत्रु नामक नाटक में लिखा था, और उनके नायक ये बात कहता है कि राजनीति में छल छंद की गंध आती। आज आज पूरे भारतवर्ष में छल छंद की गंध आ रही। अब अगर कोई नेता, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, सपोज कोई एक नेता जरा बहुत भी देश के हित में कुछ करना चाहता, कर रहा, मैं भी कह रहा हूँ कर रहा, तो कहीं में हर आदमी, हर एक के दिमाग को तो संतोष नहीं दे सकता, न तो किसी के मुंह को, फूले हुए मुंह को, गाल को पिचका सकता, न संतुष्टि के नाम पर उसकी आरती उतार सकता। तो कुछ तो कमियां आपकी समझ में आएंगी। आप सब कुछ अपने मनानुकूल चाहते हैं, और अपने मनानुकूल चाहते जब आप होंगे तब आपसे लोग सब मनानुकूल चाहेंगे, तो संतुष्टि तो जीवन में कभी किसी को मिलने वाली नहीं। तो नेतृत्व तो यदि किसी के हाथ में आज आया है, तो मैं देख रहा हूँ कि अगर वो कोई है तो भैया पार्टी का अगर हम नाम ले लें तो बड़ी बात हो जाएगी। भाई ये इस पार्टी की प्रशंसा कर रहे हैं, मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता। बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि पार्टियाँ हैं, एक दो पार्टियाँ हैं, उन लोगों में अपनी कुछ दमखम है, कुछ करके दिखा सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें मौका देने से पहले सबसे पहले टांग घसीटी हो रही। जैसे तैसे हो सके इनको टांग घसीट लो, जैसे हो सके इनका आलोचना कर दो, जिस तरह हो सके इनकी कमियां को निकालो, ताकि ये राज न कर सकें, राज का कार्यभार हमें मिले। अच्छा, उसके पीछे क्या खास बात, जिस आदमी को एक बार सत्ता की क्या स्वाद मिल गया, जिसने उस कुर्सी पर बैठ लिया, तो अब उससे बारम्बार एक ललक रहती है, एक छटपटाहट रहती है, एक कहना चाहिए कि लालसा रहती है, लाल टपकता रहता, किसी तरह सीट में बैठ जाऊँ और हमने जो पहले गौरव धंधा किया था उसकी लिपापोती करने का मौका आ जाए। अब भाई कुशलतापूर्वक ध्यान दीजिए कि हमारा देश आज़ाद हो चुका है। अब आज़ाद हो जाने के बाद हमारे आगे पीछे पूरे भारतवर्ष में चारों तरफ से दुश्मनों की आंखें गड़ी हुई, कोई भी हमारे देश की तरक्की नहीं चाहता। ऐसी स्थिति में उस तरक्की को चाहने के लिए अगर हम लोग मजबूत नहीं हैं, अंदर से मजबूत नहीं हैं, बाहर से मजबूत नहीं है, तो सिरे हिंद नहीं है, आगे बढ़ वाली हरकत हमारे अंदर नहीं है, केवल हम अपने आप में ही मारपीट कर रहे हैं, एक दूसरे के गिरावन पकड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात बिल्कुल वहाँ पर धूमिल हो जाती है कि तुम खून दो हम तुम्हें आज़ादी। अरे भाई, खून किस बात का दिया जाए, अगर दिया जा रहा है तो उसको स्वीकार करने में उसका प्रतिफल देने वाले यहाँ पर लोग हैं ही नहीं। आप मरो चाहे जियो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे एक याद है, यहाँ एक निशादगंज में अच्छमल नाम के एक नेता थे, राजनीति में बहुत कूदे फौंदे थे। उस वक्त एक सरकार थी जो अब इस वक्त नहीं है, उनके नेताजी अगुवाई कर रहे थे, अगुवाई करते हुए लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज में इतनी लाठियाँ पड़ी अच्छमल साहब को कि वो वहीं धराशायी हो गए। उनकी वहाँ प्रतिमा बनी हुई है, लेकिन जो जिन नेता के अगुवाई में की गई थी, आज भी नेताजी जीवित हैं और अच्छमल की मूर्ति जीवित है, और कुछ नहीं हो रहा। तो कहने के तात्पर्य सिर्फ यह है कि नेता तो वो है जो अपने नेतृत्व में अपने ठीक पीछे आने वाले लोगों को कितना वो बलवान बना सकता है, अपने पौरुष बल से, अपने साहस से, अपने विवेक से, अपने विद्या से, अपने मुखारबिंद की निकली हुई बुलंद आवाज़ से, कहना चाहिए ललकार भरी आवाज़ से किसी को समृद्धशील बना सकता है, तो वो नेताजी की आवाज़ है, और धरती पर कोई नहीं हो सकता। तो नेताजी ने बहुत कुछ किया इस देश के लिए। हमें तो बस वही याद आता है कि भाई एक है ना कि एक हमने और भी साहित्य में कहीं पढ़ा था, वैसे बचपन काल में ही, तो उसमें ये था कि बहुत हम लोगों ने आग जलाई, धुआं उठा आसमान में। ये भी उन्हीं के संदर्भ में, हम लोगों ने आग जलाई, धुआं उठा आसमान में, आलू छीला, आटा गूथा, खाना पका मैदान में, बड़ी देर से भूख लगी थी, खाया सबने मिलकर शान से। मतलब वो हालत थी कि कहीं कहीं टुकड़ियाँ बना करके लोग रहते थे, बड़ी देर से भूख लगी थी, सबने खाया शान से। तो ये एकता का प्रतीक है। हम लोग इस तिरंगे झंडे के नीचे सौगंध लें। तिरंगा झंडा बताता है कि इसकी शान न जानने पावे, चाहे मान भले ही जाए। एक हमने कहा था कि एक हमने गीत पढ़ा था, उसमें लिखा था, इसका मान न जाने पावे, चाहे जान भले ही जावे, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसका मान न जाने पावे, चाहे जान भले ही जावे, विश्व विजयी तिरंगा प्यारा। ऐसे करके रात में फेरियाँ, प्रभात फेरी निकलती थी। अब एरी फेरी तो कदम दूर हो गई। सवेरे उठ करके सब लोग सबसे पहले घंटी घंटनाते हैं कि भाई आज कहाँ मिलोगे, आज राजनीति के मामले में क्या करना है।
सारे लोगों को एकत्र करना, सबके बीच में समायोजित करना, ये सब किसी के बस का नहीं था। और कम से कम नेताजी के समय में उन्होंने बर्मा में गए, जापान में गए, हाँ, और कई और राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों में जा कर के उन्होंने तरक्की की और सबको इकट्ठा करके बहुत कुछ बनाया। उसका यही सबसे बड़ा है। हम आप लोगों से यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि संसार में जब तक जिएं तो अपने देशभक्ति के लिए, देश के गुणगान के लिए, अपनी भारत माता के स्वाभिमान के लिए, उनकी लाज को, उनकी एकता को स्वीकार करने के लिए अपने आप में संवेदनशील बने। सभी माताएं बहनें जितने भी हैं, जो जहाँ हैं, जिस हालत में हैं, वो इस कथन को अगर सुन रहे हैं तो स्वीकार करें कि हमें सुभाष चंद्र बोस की इस आज़ादी को 125वीं वर्षगांठ को बहुत अच्छे ढंग से मनाना है। बड़े बड़े लोगों ने लेख लिखे हैं, उन सभी लेखों में एक ही बात लिखी गई है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र देश की स्थापना चाहते थे और चाहते थे कि हमें कोई हमारे ऊपर उंगली न उठा सके। अगर उंगली उठाए तो हम उसको नेस्ताभूत कर देंगे। तो नेस्ताभूत हम लोग भले ही न करें, कम से कम उंगली न उठने दें। अगर उंगली उठी तो उंगली तोड़ देने के लिए हिम्मत रखें। यही नेताजी की सबसे बड़ी सीख है। इसी शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आप सब लोगों को विनम्र निवेदन करता है। अगर हमारी बात में कहीं पर कोई अपरिता आई हो तो भाई मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ। सभी मेरे आत्मीयजन हैं, स्नेहीजन हैं, सभी मेरे शुभचिंतक हैं, उन सबको मेरा हृदय से वंदन है, नमन है, प्रणाम है। और जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, जय हो, जय हो। सुभाष चंद्र बोस की जय हो, नेता सुभाष चंद्र बोस की जय हो, नेता सुभाष चंद्र बोस की जय हो।